नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। सरकार द्वारा वर्षाकालीन सत्र से पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक आज नई दिल्ली में हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लुभावनी चुनावी घोषणाओं की संस्कृति देश के लिए घातक। भारत 200 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाने का लक्ष्य हासिल करने की ओर अग्रसर। और भारत और इंग्लैंड के बीच एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज मैनचेस्टर में। और अब समाचार विस्तार से। सरकार द्वारा वर्षाकालीन सत्र से पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक नई दिल्ली में हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, कांग्रेस के सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश, तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय, राष्ट्रीय लोकतंत्र सांसद जयंत चौधरी और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सांसद तिरुचि सीमा बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सभी राजनीतिक दलों के सहयोग के लिए ये बैठक बुलाई गई है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू भी आज ऊपरी सदन में विभिन्न दलों के सदन नेताओं के साथ बैठक करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष को सदन की सुचारू कार्यवाही में पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लुभावनी चुनावी घोषणाओं की संस्कृति देश के लिए घातक है। उन्होंने कहा कि जो लोग मुफ्त की रेवड़ी संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, वे कभी भी नए एक्सप्रेसवे, हवाई अड्डे या रक्षा गलियारे नहीं बनाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस मानसिकता के लोगों को लगता है कि वे मतदाताओं को मुफ्त सुविधाओं का लालच देकर उन्हें खरीद सकते हैं। श्री मोदी कल उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद समारोह को संबोधित कर रहे थे। भाजपा ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है। नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की कल संसदीय बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक के बाद पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने इसकी घोषणा की। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन NIIO की संगोष्ठी समावलंबन को संबोधित करेंगे। आत्मनिर्भर भारत के प्रमुख लक्ष्यों में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना शामिल है। कार्यक्रम के दौरान इस प्रयोग को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री स्प्रिंग चैलेंज का अनावरण करेंगे। इस परियोजना का उद्देश्य भारतीय नौसेना में स्वदेशी प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में NIIO का लक्ष्य रक्षा नवाचार संगठन DO के सहयोग से भारतीय नौसेना में कम से कम 75 नई स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को उत्पादों को शामिल करने का है। इस सहयोगी परियोजना को स्प्रिंट नाम दिया गया है। संगोष्ठी का उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए भारतीय उद्योग और शिक्षा जगत को शामिल करने का है। कल से शुरू होने वाली 2 दिन की यह संगोष्ठी उद्योग जगत, शिक्षा जगत, सेनाओं और सरकार के प्रतिनिधियों को एक साझा मंच पर रक्षा क्षेत्र के लिए मिलकर सिफारिशें करने का अवसर प्रदान करेगी। इस दौरान नवाचार, स्वदेशीकरण, शस्त्रीकरण और नागर विमानन के बारे में समर्पित सत्र आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय संस्कृति और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की ओर से 22 जुलाई से हर घर तिरंगा कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देशवासियों में देशभक्ति की भावना जागृत करने और राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा। गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्र ध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि 5 करोड़ से अधिक लोगों को ई-संजीवनी टेली परामर्श का लाभ मिला है। रोगी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए इस अभिनव डिजिटल माध्यम का उपयोग करके दैनिक आधार पर डॉक्टरों और विशेषज्ञों से परामर्श करते हैं। ई-संजीवनी सुविधा से खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में व्यापक सुधार हुआ है। मांडविया ने कहा कि देश के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले गरीबों को स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों में विशेषज्ञ चिकित्सक की सलाह मिल रही है।
उन्होंने कहा कि ई संजीवनी डिजिटल स्वास्थ्य का सबसे अच्छा उदाहरण है और लोग इस ऐप के माध्यम से ई संजीवनी टेली परामर्श का लाभ उठा सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देश में कोविड टीकाकरण 199 करोड़ 98 लाख का आंकड़ा पार कर चुका है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत 200 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाने की उपलब्धि हासिल करने के निकट है। श्री मांडविया ने कहा कि 200 करोड़ टीकों की उपलब्धि प्राप्त करने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। स्वदेश में निर्मित कोवैक्सीन और कोविशील्ड टीके लगाने की शुरुआत पिछले वर्ष 16 जनवरी से हुई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 23,60,000 से अधिक टीके लगाए गए। अब तक 12 से 14 वर्ष के बच्चों को 6 करोड़ 41 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। 5 करोड़ 62 लाख से अधिक एहतियाती टीके पात्र श्रेणी के लोगों को लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की है कि युवाओं की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। कल मोरहाबादी मैदान में आयोजित निजी क्षेत्र के अंतर्गत स्थानीय नियोजन नीति सह नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में उन्होंने कहा कि युवा जेपीएससी, बैंकिंग, रेलवे या अन्य किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो इसका सारा खर्च सरकार देगी। इसके लिए सरकार कानून बनाने जा रही है ताकि पैसे के कारण किसी युवा की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी बाधित नहीं हो। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार की मंशा है कि पैसे के अभाव में कोई भी युवा अपनी पढ़ाई नहीं छोड़े। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 11,406 युवाओं को निजी क्षेत्र की संस्थाओं में नियुक्ति पत्र सह ऑफर लेटर प्रदान किया। आईसीएसई बोर्ड आज 10वीं कक्षा के रिजल्ट की घोषणा करेगा। भारतीय स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद CISCE के मुख्य कार्यकारी सचिव गेरी आराथून ने कल कहा कि अंतिम स्कोर के लिए पहले और दूसरे सेमेस्टर को समान वेटेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि जो छात्र पहले या दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा में उपस्थित नहीं हुए उन्हें अनुपस्थित माना जाएगा और उनके परिणाम घोषित नहीं किए जाएंगे। आराथून ने कहा कि आईसीएसई 10वीं कक्षा के नतीजे शाम 5 बजे घोषित किए जाएंगे। राजकीय श्रावणी मेला 2022 के पहले सोमवारी को लेकर उपायुक्त सह दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने आज बैठक की। बाबा बैद्यनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा और सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम को लेकर मेला क्षेत्र का निरीक्षण भी किया। इस दौरान कुमैठा, नंदन पहाड़, रिंग रोड, नंदन पहाड़ स्थित टी पॉइंट, बरमसिया, परमेश्वर दयाल रोड, बीएड कॉलेज, तिवारी चौक, शिवराम झा चौक, नेहरू पार्क पर की गई तैयारियों का जायजा लिया। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने पहली सोमवारी को लेकर रूट लाइन निरीक्षण करते हुए श्रद्धालुओं की सुविधा अनुरूप विनम्रता से कार्य करते हुए बेहतर प्रबंधन के साथ कतारबद्ध और सुरक्षित जलापन को लेकर अधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। साथ ही निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने रूट लाइन में बनाए गए प्रशासनिक शिविर, ओपी, स्वास्थ्य केंद्र, विद्युत व्यवस्था, सूचना सह सहायता केंद्र, होल्डिंग प्वाइंट, शौचालय, साफ सफाई आदि के इंतजामों को दुरुस्त रखने का निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिया। देवघर जिले में श्रावणी मेला को लेकर निगम क्षेत्र को 8 अलग अलग जोन में बांटा गया है। नगर प्रशासक शैलेंद्र कुमार लाल के निर्देश पर सभी 8 जोन के लिए अधिकारी व कर्मियों को प्रतिनियुक्त भी कर दिया गया है। प्रतिनियुक्त अधिकारी व कर्मी 24 घंटे 7 दिन
3 अलग-अलग पालियों में काम करेंगे। जामताड़ा जिले में समय पर पर्याप्त बारिश नहीं होने से कृषि कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। किसान मायूस होने लगे हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे जामताड़ा संवाददाता। जामताड़ा जिले में समय पर पर्याप्त बारिश नहीं होने से कृषि कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। किसान मायूस होने लगे हैं। पानी के अभाव में धान का बिचड़ा सूखने के कगार पर पहुंच गया है। कृषि विज्ञान केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि जुलाई माह में 325 मिलीमीटर की जगह अब तक मात्र 27 मिलीमीटर बारिश हुई है। उन्होंने कहा कि 30 जुलाई तक बारिश होने की संभावना बनी हुई है। किसानों को ऊपरी एवं टाढ़ भूमि पर मकई, अरहर जैसे फसलों को लगाने की सलाह दी जा रही है। उन्होंने कहा कि कुएं एवं अन्य जल स्रोतों के पानी का उपयोग कर धान का बिचड़ा को बचाने की सलाह किसानों को दी जा रही है, ताकि बारिश होने पर धान की रोपाई की जा सके। किसानों को कम दिनों में उपज होने वाले धान बीज उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। थल सैनिक शिविर सह संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर कल विनोबा भावे विश्वविद्यालय के प्रांगण में शुरू हुआ। इस शिविर का संचालन एवं आयोजन 22 झारखंड बटालियन एनसीसी हजारीबाग कर रहा है। बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल हरमीत सिंह एवं प्रशासनिक पदाधिकारी कर्नल विक्रम कश्यप ने शिविर की सारी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया तथा आशा व्यक्त की कि इस शिविर के माध्यम से बिहार झारखंड एनसीसी निदेशालय की टीम के लिए बेस्ट कैडेट का चयन हो पाएगा। उन्होंने स्थल उपलब्ध कराने के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मुकुल नारायण देव के प्रति आभार व्यक्त किया। शिविर में बिहार झारखंड एनसीसी निदेशालय के सभी 6 ग्रुप मुख्यालय हजारीबाग, रांची, पटना, गया, मुजफ्फरपुर और भागलपुर के एनसीसी कैडेट्स भाग ले रहे हैं। कोडरमा के तिलैया डैम में पर्यटकों को लुभाने के लिए ग्लास ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। बिहार के राजगीर के तर्ज पर तिलैया डैम में भी वॉच टावर और ग्लास ब्रिज बनाए जाएंगे, ताकि यहां आकर लोग ग्लास ब्रिज के जरिए डैम और यहां की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकें। कोडरमा के पंचखेरो डैम में नाव पलटने से 10 लोग डूब गए, जिसमें 2 व्यक्ति तैरकर बाहर निकल गए। वहीं एक ही परिवार के 8 लोग लापता हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज गिरिडीह जिले के राजधनवार के खेतो गांव से एक परिवार के 9 लोग पंचखेरो डैम घूमने आए थे। नौका विहार के दौरान नाव पलट गई और सभी सवार डूब गए। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच बचाव कार्य में लगी है। भारतीय ओलंपिक संघ ने बर्मिंघम में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए 322 सदस्यीय दल की घोषणा कर दी है। इनमें 215 खिलाड़ी और 107 अधिकारी तथा सहायक कर्मी होंगे। राष्ट्रमंडल खेल 28 जुलाई से 8 अगस्त तक ब्रिटेन के बर्मिंघम में आयोजित होगा। वर्ष 2018 में इन खेलों का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुआ था। पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बाद भारत तीसरे स्थान पर रहा था। भारतीय ओलंपिक संघ के महासचिव राजीव मेहता ने कहा कि इस बार अब तक का सबसे मजबूत दल राष्ट्रमंडल खेलों में भेजा जा रहा है। हालांकि भारत के बेहतर प्रदर्शन वाला खेल निशानेबाजी इस बार आयोजन में नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का तीसरा और अंतिम निर्णायक मुकाबला आज मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला जाएगा। श्रृंखला में दोनों टीम 1-1 की बराबरी पर हैं। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 3:30 बजे शुरू होगा। ओवल में भारतीय टीम ने पहला एकदिवसीय मैच 10 विकेट से जीता था, जबकि लॉर्ड्स में दूसरे मैच में इंग्लैंड ने 100 रन से जीत दर्ज की थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार द्वारा वर्षाकालीन सत्र से पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक आज नई दिल्ली में हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लुभावनी चुनावी घोषणाओं की संस्कृति देश के लिए घातक। भारत 200 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाने का लक्ष्य हासिल करने की ओर अग्रसर। और भारत और इंग्लैंड के बीच एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज मैनचेस्टर में। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।